नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। यहाँ आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर राहुल और हम कर रहे हैं क्लास 9th के 4th चैप्टर को आज शुरू और कोशिश करेंगे कि आज ही ख़त्म कर दें। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसको आगे आप क्लास 10th में अप्लाई करते हैं और अच्छे से स्कोर करते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 10th में जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर 9th के आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और ये आप पढ़ रहे हो क्लास 9th में भी। ऐसा ही एक चैप्टर सेम नाम वाला आपको 10th में भी देखने को मिलता है। आज अपन क्या पढ़ेंगे तो देखो, बेसिकली चैप्टर्स को हमने 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जहां पे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे चीज़ों का, फिर आप लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज है 4.1 उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसका सोल्यूशन निकालना सीखेंगे और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज है 4.2 उसको निपटाएंगे और फिर अपन समरी को एक बार पढ़ते हुए चैप्टर को खत्म करेंगे। 1.5-2 घंटे की बात है, आपका ये चैप्टर बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरी शिद्दत लगन मेहनत से मेरे साथ पढ़ाई करनी है। इतना क्लियर हो गया। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, अगर 10वीं में और 9वीं में अच्छे नंबर लाने हैं तो। क्या बोलते हो? कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहा हूँ मैं, कोई किडनी गूदा कलेजा तो मांग नहीं लिया मैंने भैया, सिर्फ क्या मांगा, थोड़ा सा टाइम। चलो, तो बात कुछ ऐसी है, अपन पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस के बारे में, है ना। क्या हम जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं इक्वेशंस? नहीं सर, हमारी जीवन ही पूरा इक्वेशंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं गए हो और आप कुछ मार्केट से सामान लेके आए हैं, मान लीजिए आप आलू लेके आए हैं 60 रुपए के 3 किलो। अब आपकी मम्मी पूछें कि 1 किलो कितने का बोल रहा था वो, अब आपको याद तो है नहीं, आपने बस दुकानदार ने बोला 60 रुपए तो आपने दे दिए। तो वहां पे जो आपने अपने माइंड में कैलकुलेशन करी 1 किलो आलू का दाम निकालने के लिए, वो कहीं ना कहीं इक्वेशन के तौर पे ही देखी जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया होगा कि 1 किलो आलू का प्राइस मान लिया x, तो 3 किलो आलू का हो गया 3x जो कि है 60 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 20। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, कौन सा वाला? ये वाला प्रोसेस जहां पे आपने 3x इक्वल टू 60 लिखा, यही प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको इक्वेशंस के बेसिक्स से जोड़ता है। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले उसमें अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस एंड दैट टू इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशन लीनियर है और आपको उसको सॉल्व करना भी सीखना है। जरा इन वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? तो जो लीनियर वर्ड है वो हमने कहां पढ़ा है? सबसे पहले सर पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमने पढ़ा है। याद आया कुछ? हाँ जी सर। सर पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि डिग्री के हिसाब से डिसाइड होता है किस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा, और वहीं पे एक नाम आता है लीनियर। तो पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल टू समथिंग रख के सॉल्व करते हो तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जब उसमें हम एक की जगह 2 वेरिएबल, मान लो x और y या फिर a और b या फिर p और q, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, तब वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर तो 1 है और वेरिएबल की संख्या है 2। ये क्लैरिटी आपको जब तक नहीं रहेगी तब तक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और जो उसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी संख्या है 2, तो उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। चलिए, अब यहां पे आप देखेंगे कुछ इतिहास की बातें थोड़ी सी, जिसको हम सिर्फ एक बार पढ़ने के लिहाज से रखेंगे, ज्यादा कुछ याद करने वाला इसमें है नहीं। द प्रिंसिपल यूज ऑफ एनालिटिक आर्ट टू ब्रिंग is to bring mathematical problems to equations
एंड टू एग्जिबिट दोज इक्वेशंस इन द मोस्ट सिंपल फॉर्म्स दैट कैन बी। ये किसने कहा है? तो इन जनाब ने कहा है। क्या कहा इन्होंने कि देखो हमारा जो ये आर्ट है किसका, चीजों को एनालाइज करने का, चीजों को समझने का, वो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें, या उसका जो बहुत मेजर यूज है वो अगर हम कहें तो वो बहुत सिंपल सा है कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, गणित की समस्याओं को किसमें, इक्वेशंस में बदल देता है, और उसके बाद इन इक्वेशंस को बहुत ही सिंपल टर्म्स में, सिंपल वे में सॉल्व करना, उन्हें दिखाना और उन्हें अप्रोच करना सिखाता है। ठीक है, ये बात सर ऐसे इसका हमारे जीवन से क्या रिलेशन है? कुछ खास नहीं है, बस ये समझ लो कि इक्वेशंस जो हैं वो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनके सहारे ही काफ़ी सारा गणित हम आज जीवन में सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, इन अर्लियर क्लासेस थोड़ा सा और हम जाएंगे प्रीवियस क्लासेस के बारे में, स्पेशली यहाँ पे बात हो रही क्लास 8 की। आपने क्लास 8 में और 7th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे अगर आपको याद हो, एक चैप्टर होता है 7th या 8th में जिसका नाम मुझे याद आ रहा है, सिंपल इक्वेशंस। याद आया कुछ? ये जो चैप्टर है ये इसका हो गया कॉमन मैन की भाषा में नाम, और गणित की भाषा में उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1, और उसको सॉल्व करना, उसको पढ़ना आपने सीखा है कब? प्रीवियस क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में। ये बात तो आपको पता ही है। सिंपल इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है वो आपने पहले ही पढ़ा है, लेकिन उसको अगर मैथमेटिकल भाषा में कहूं तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या आप यहां पे कोई एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिख सकते हैं? अरे एक क्या सर, 50 लिख देंगे। और यहां पे देखो कुछ लिखी भी है, फॉर एग्जांपल x + 1 = 0, x + √2 = 0, √2y + √3 = 0। कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लो, लेकिन ये सारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पे जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y, और इनकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। यू ऑल्सो नो दैट सच इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब x की एक ही या फिर उस वेरिएबल की एक ही वैल्यू होती है जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसके अलावा कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। वो जो एक वैल्यू है उसको छोड़ के कोई और वैल्यू अगर आप इक्वेशन में रखेंगे तो वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, अर्थात खत्म नहीं करेगी, मतलब सॉल्व नहीं करेगी। यू मे ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। आपने ये भी पढ़ा है कि ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि भैया जो सिंपल इक्वेशंस हमने पढ़ा है उसका गणित की भाषा में नाम क्या होता है? गणित की भाषा में आप नाम दे सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वो थोड़ी आम बोलचाल की भाषा में हो गया वो वाला नाम। ठीक है, तो चलिए मूविंग अहेड, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इन दिस चैप्टर द नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये जो आपने पहले पढ़ा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसको हम रिकॉल करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब इसके ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे अगर हमें दो वेरिएबल्स पे जाना है उस मुकाम तक। यू विल बी कंसिडरिंग क्वेश्चंस लाइक डज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव अ सॉल्यूशन। क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं, क्योंकि देखो बनाना आसान है लेकिन सॉल्व करना मुश्किल है, तो क्या उसका सॉल्यूशन होता है? क्या वो सॉल्यूशन यूनिक होता है और उसका सॉल्यूशन दिखता कैसा है? ठीक है, तो ये सारी बातें अपन कवर करेंगे जिसको हम फिर आगे क्लास 10th में इस्तेमाल करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन हम कहाँ बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कहाँ बनाते हैं, कहाँ दिखाते हैं? तो कार्टेशियन प्लेन में, जो कि आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो। यू शैल ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट यू स्टडीड इन चैप्टर 3 टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लीजिए। पढ़ना कहाँ से है? तो भैया हमने आपका चैप्टर 3 कवर कर दिया है, जहां पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स समझते हैं।
अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से पिछला चैप्टर देख सकते हैं। चलिए मूविंग अहेड, लेट अस रिकॉल व्हाट टू स्टडीड सो फार। अब तक आपने क्या पढ़ा, जैसा कि हमने कहा था तो वो हम रिकॉल करेंगे। तो देखो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब हम आ गए हैं टॉपिक नंबर 1 पे, जहां पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे क्या हमने पहले पढ़ा है। तो आपको यहां पे इक्वेशन दी गई है 2x + 5 = 0। अब आपने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका रूट कैसे निकालते हैं। शब्द अलग अलग है लेकिन भावना एक ही है। कैसे निकालते हो सर, इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे 2x + 5 = 0 है तो हमारा सर्वप्रथम स्टेप होता है कि हम x को जितना हो सके अकेला कर दें। +5 है तो वहां जाके हो जाएगा -5, फिर यहाँ पे 2 है मल्टीप्लीकेशन में तो वहां जाके डिवीजन में हो जाएगा 2। ये जो मुझे वैल्यू मिली है x की, ये क्या है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा रूट है ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि भैया इस इक्वेशन का जो रूट है वो है -5/2। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज गिवन बिलो। तो नंबर लाइन पे जब हम अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, बहुत सिंपल है। एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें -5/2 जहां पे लाए करेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है -3 और -2 के बीच में, तो वहां पे हम इसको मार्क कर देंगे कि ये जो -5/2 है ये हमारा रूट है। क्या है भैया, रूट है। चलिए, ऑल गुड टू गो, ऑल क्लियर। यस सर, ये आप पहले पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 7th और 8th में। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसे ग्राफ पेपर पे, उसे हमारी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग अहेड, व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करते समय यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज कीप पॉइंट्स इन माइंड। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अफेक्ट नहीं होता है। कब, जब आप सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, बोथ द साइड्स। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को इक्वेशन की, ठीक है, बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। ये एक बात समझना, मान लो हमारी जो इक्वेशन है वो तराजू के दो पहलू हैं। ठीक है, तो तराजू, तो तराजू जो होता है अपना, मैंने पता है मैंने ऐसे लिख दिया, तराजू के मान लो दो पहलू हैं। ठीक है, अब इनका कहना यह है कि आप दोनों तरफ यदि सेम चीज, सर ये कैसा तराजू हुआ, अब देख लो। ठीक है, ये अपनी लग गई प्लेट, है ना, उसके ऊपर सामान रख देना। चलो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं भैया। तो इनका कहना है कि अगर आप इनको, हमारी इक्वेशन को तराजू के दो पहलू मान रहे हो, तो भैया अगर आप दोनों तरफ सेम चीज रखोगे तो आपका तराजू नहीं डिस्टर्ब होगा। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। मान लो अभी हमारी चीज एक इक्वेशन थी जो हमने लिखी कि भैया 2x - 5 = 0, सब कुछ बैलेंस में है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं दोनों तरफ, मान लो यहां भी मेरे को +3 करना है और यहां भी +3 करना है, उस केस में मेरी इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि मैंने दोनों तरफ सेम चीज ऐड करी है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं दोनों तरफ, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं दोनों तरफ, अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं दोनों तरफ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो या चाहे डिवीजन का हो, आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है। क्या है वो चीज? वो 3 वर्ड हैं, बोथ द साइड्स। ठीक है, और ये जीवन में हर जगह अप्लाई होता है कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आपके सारे साइड्स, आप सारे पहलू का ध्यान रख के करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर आप अपने दोस्त की कोई चीज ले रहे हैं तो आपकी लेने की इच्छा होनी चाहिए वो चीज, और सामने वाले की देने की भी इच्छा होनी चाहिए, है कि नहीं। मतलब अगर मान लो आपको उनका पेन चाहिए, अब आपकी अगर दोनों साइड्स की इच्छा नहीं है, सामने वाला आपको अपना पेन नहीं देना चाहता है, आप जबरदस्ती करोगे तो शायद वहां रिश्तों में खटास आ सकती है। ये था जीवन का ज्ञान, ठीक है। तो क्या रखना है हमेशा ध्यान कि बोथ द साइड्स शुड बी एग्रीइंग टू इट। और ये सिर्फ पेन की बात नहीं है, इन जनरल भी अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे जीवन में तो बात बहुत सिंपल सी है कि यदि दो लोग हैं, दो चीजें हैं, दो साइड्स हैं, तो अगर आप दोनों का ध्यान रखेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि भैया मान लो खेल और पढ़ाई है, अब खेल और पढ़ाई में अगर डिसबैलेंस करोगे, खेल ज्यादा करोगे पढ़ाई कम करोगे तो भैया नंबर कम हो जाएंगे, पढ़ाई ज्यादा करोगे खेल कम करोगे तो भैया फिर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी, है कि नहीं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ तीनों आजकल जुड़े हुए हैं भैया, तो वो तीनों खराब हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा खेल और थोड़ा सा पढ़ाई का बैलेंस बना के चलना है अपन को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। अब यहाँ देखो कुछ यहाँ पे सिचुएशन दी है जिसके हिसाब से हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ओहो क्रिकेट की बात आ गई है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, टू बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिकेट मैच वाली बात तो बहुत ही दूर की बात हो गई, मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, दो इंडियन बैट्समैन ने टुगेदर मतलब साथ में मिलकर बनाए 176 रन्स। मुझे इस जानकारी को इक्वेशन का रूप देना है। अब देखो पहली बात तो क्या है यहाँ पे कि सर दो लोग हैं, टू बैट्समैन, ठीक है। चलो इंडियन श्रीलंकन की बात बाद में होगी, पर मेन बात यह है कि यहाँ पे फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि टू बैट्समैन है, ठीक है, और दोनों ने टुगेदर मतलब साथ में मिलकर बनाए हैं 176, ठीक है, टुगेदर 176। तो दो बैट्समैन है मतलब पहला बैट्समैन, फर्स्ट बैट्समैन प्लस, क्योंकि टुगेदर का मतलब क्या होता है ऐड करना, प्लस सेकेंड बैट्समैन ने मिलकर, टुगेदर का मतलब प्लस हो जाएगा, ने मिलकर बनाए हैं 176। अब मुझे ना पहले बैट्समैन ने कितना बनाया ये पता है, ना सेकेंड बैट्समैन ने कितना बनाया ये पता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दो अननोन क्वांटिटी हैं, तो अगर यहाँ पे मैं पहले वाले को ले लूंगा x तो मुझे दूसरे वाले को y लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बारे में मुझे कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ प्रोबेबली एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाई, मैंने मतलब आपने और मैंने मिलके, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे, जो सिनारियो हमें दिया गया था वहां पे दो अननोन क्वांटिटी थी। अब अननोन क्वांटिटी अगर दो होंगी तो एक का नाम x दूसरे का नाम y मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया अननोन क्वांटिटी है, नहीं रखूंगा नाम तो फिर मेरा समस्या सॉल्व कैसे होगी, मुझे इक्वेशन मिलेगी कैसे, ठीक है। देखो यहां भी वही लिखा है, हे यार यू कैन नॉट सी, यू कैन सी दैट सॉरी, स्कोर ऑफ नीदर ऑफ देम इज नोन, किसी का भी स्कोर, नीदर मतलब किसी का भी स्कोर आपको पता नहीं है। तो यहां पे आपके पास इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दो अननोन क्वांटिटीज का आना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है तो एक को नाम रखा x, एक का नाम रखा y, ठीक है, टू डिनोट देम। सो द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय वन ऑफ द बैट्समैन इज x एंड द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द अदर इज y। जब दो चीजें बोली थी कि मुझे पता नहीं है तो मैं दोनों को नाम दूंगा x और y, मैं अपने मन से कुछ वैल्यू नहीं दे सकता, तो x और y टुगेदर मतलब साथ में मतलब प्लस मिलके बनाए हैं 176, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इट इज customary to denote the variables in such equations by x and y। यूजुअली या आप कह सकते हो कि पिछले कई सालों से हमने जब भी ऐसी कोई इक्वेशन बनाई है तो वेरिएबल्स को x एंड y से डिनोट किया है। क्या ये ओनली ऑप्शन नहीं, आप a b c d p q l m a s कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन दो वेरिएबल यूज करने, बस ये बात क्लियर है। आमतौर पे
क्योंकि हमें बचपन से आदत है अननोन वेरिएबल को x नाम देने की, तो यहाँ पे x और y का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पर कोई कंपलसरी नहीं है। बट अदर लेटर्स में ऑल्सो बी यूज्ड, क्या बोला आपने, अदर लेटर्स में ऑल्सो बी यूज्ड। सम एग्जाम्पल लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आप देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें दूसरे आपने वेरिएबल्स यूज किए। जैसे यहाँ देखो 1.5s प्लस 3t इक्वल टू 5, p प्लस 4q इक्वल टू 7, पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9, 3 इक्वल्स टू √2x माइनस 7y। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था वो बहुत सिंपल सा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 176, ना x में कुछ कोएफिशिएंट ना y में कुछ कोएफिशिएंट। और आपको मैं पहले ही बता दूं एग्जाम में ऐसी इक्वेशन तो सॉल्व करने को कम ही आएगी, ऐसी इक्वेशन ज्यादा आएंगी जहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वेरिएबल अकेला नहीं होगा, वेरिएबल के आगे कुछ यहाँ पे वैल्यूज होंगी, जिसकी वजह से आपकी इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ी सी बढ़िया मजेदार हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल देखो 1.2s प्लस 3t इक्वल टू 5, दोनों के आगे वेरिएबल है, सॉल्व करना हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसको डिटेल में आप पढ़ोगे अगली क्लास में, क्लास 10th में, मतलब जब आप इसको एक के जगह दो इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, चलिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नोट दैट यू कैन पुट दिस इक्वेशंस इन द फॉर्म, अब आपको इनको किस फॉर्म में रख सकते हो, अगर आपको चाहिए कि एक तरफ जीरो ही होना चाहिए तो आप इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पे वेरिएबल के साथ साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी एक तरफ आ गई है और दूसरी तरफ आपको मिलेगा केवल एक जीरो। सो एनी इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि जो भी इक्वेशन हम बनाते हैं अक्सर वो किस फॉर्म में आती है, तो वो आ जाती है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0, ताकि हम एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बना सकें। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक वेरिएबल x और y, ये आपके दो हैं वेरिएबल, ठीक है। और जो a और b है वो क्या है, वो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स इन जनरल यहाँ पे हमने लिखे हैं a और b, वो आपके वेरिएबल्स नहीं हैं, ठीक है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो c है लास्ट में वो है आपका कांस्टेंट, जो भी आपके इक्वेशन में या तो होगा या तो नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो p के आगे कुछ नहीं है, तो वो है 1p प्लस 4q माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें आपका जो वेरिएबल है वो है p और q, और जो आपका a और b है वो है 1 और 4 और c है माइनस 7। ऐसे करके आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू कैन थिंक ऑफ मेनी सच इक्वेशंस, ऐसी आप बहुत सारी इक्वेशंस को सोच सकते हो। बस आपको यही चीजों का ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए उसमें, सर उसमें होना चाहिए पहली बात तो ये कि आपके दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दैट इज x और y, और उसके बाद कुछ नंबर्स होने चाहिए जो कि आपकी इक्वेशन को सही रूप देंगे, ठीक है। और आपको क्या रखना है कि भैया देखो जो ये x और y हैं उनके कोएफिशिएंट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते, आर नॉट बोथ जीरो, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। यहां पे आ गया हमारे सामने एक एग्जांपल, क्या करना है हमें इसमें, तो हमें बोला है कि इन सबको आप इस फॉर्म में लिखिए और उसके बाद a b c की वैल्यू इंडिकेट कीजिए। कोई बड़ा टास्क नहीं है, हम सब आसानी से कर लेंगे। देखो पहले वाले में क्या होगा सर, फर्स्ट वाले को अगर मैं यहाँ पे देखूं, पहली बात तो पेन थोड़ा अपन नॉर्मलाइज कर लेते हैं अब अपन। चलो फर्स्ट वाले को अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब मैं सारी इक्वेशंस को लिख देता हूं, एक काम करता हूं, है ना, क्योंकि अब लिखना चालू किया है तो लिख ही देते हैं। माइनस है तो भी आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x माइनस 4 √3y, तो भैया क्या करना है, हमें सबको एक तरफ लेके आना है, तो x माइनस √3y माइनस 4 है ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ पे a b c निकालने में दिक्कत होगी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि x प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ √3y और ये है प्लस और ब्रैकेट के अंदर -4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। पर हाँ, आप अब कक्षा 9वीं में आ गए हो तो मैं आपसे उम्मीद क्या करूंगा कि भले ही यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा हो, पर आप में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी कि ये माइनस साइन आपके कोएफिशिएंट का है, बीच में तो प्लस ही आना है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। अब यहाँ देखो 4 = 5x - 3y। अब इसमें अगर आप देखोगे थर्ड वाले में तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों को इधर ले आऊं या फिर मैं 4 को वहां भेज के 0 को इस तरफ कर दूं तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। पर अब उसमें लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे भैया 5x - 3y। अब 4 पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो -4 = 0। ठीक है, अगर आप इसको वैसे अप्रोच से करेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये होगा सर -5x + 3y + 4 = 0, है ना। क्या करोगे, x को आप नेगेटिव नहीं लेना चाहोगे तो सबको ले लोगे, सब में से ले लोगे माइनस साइन कॉमन, तो आपका कुछ इस प्रकार आएगा। अब 0 में माइनस साइन घोल दोगे तो वो माइनस साइन उसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, लास्ट वाला अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्थ वाला, तो उसमें भैया 2x = y, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्थ वन में 2x = y, 2x - y = 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा से भी नहीं। सर क्या हमारा काम हो गया? अभी कहाँ सर, अभी तो आपको a b c की वैल्यू बतानी। तो ये देखो यहाँ पे मैं एक बार में लिख दे रहा हूँ कि a, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ के b और यहाँ पे c, और आपकी सहायता के लिए यहाँ पे मैं खींच देता हूँ थोड़ी सी एक लाइन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये देखो ये a के लिए हो गया। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं इसको। अब ये हो जाएगा b के लिए, स्पेस सारे हम यहाँ पे b वाला लिख देंगे और लास्ट में c लिख देंगे, है ना। चलो गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर। चलिए एक अच्छा सा कोई कलर चुन लेते हैं, मरून कलर का, हाँ ये रहा, एकदम बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। x के आगे वाला कौन होता है भैया? वो होता है a, तो ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 और लास्ट वाले में आएगा -4.37, क्योंकि ट्रेडिशनल वाले में +c होता है, पर यहाँ हमारे पास माइनस आ रहा है तो हम उसको वहां भेज के माइनस साइन कोएफिशिएंट के साथ ही अटैच कर देंगे, कांस्टेंट के साथ अटैच कर देंगे। अब सेकंड वाले में देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे आप। ठीक है, फिर इसमें लिखोगे -√3 और लास्ट वाले में क्या लिख दोगे सर? -4 लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें प्लस साइन लगता है, पर हमने माइनस साइन वहां पे क्या करना है, क्योंकि इक्वेशन में था तो हम उसको हमारे ए बी सी के साथ रख देंगे। लास्ट वाले में, थर्ड वाले में देखोगे तो भैया x के आगे है 5, y के आगे है -3 और यहाँ पे आपका c है -4। लास्ट वाले में x के आगे है 2, y के आगे है -1 और c है आपका कुछ नहीं यानी 0। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो a b c में से c 0 हो सकता है, बाकी a और b नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाएगा तो आपका x और y में से कोई एक गायब हो जाएगा, तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं बचेगा। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छे से आपने पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, फिर एबीसी की वैल्यू बता दी, उतना आपके लिए काफी, आपने अपना काम कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, देन वी विल मूव टू द सेकंड एग्जांपल। चलिए मूविंग अहेड टू सेकंड एग्जांपल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये कुछ नया क्यों है? मतलब ये तो हमने पहले भी किया है। देखो फर्क क्या है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो सब एक ही वेरिएबल में, ये देखो x = -5, इसमें y नहीं है, y = 2, इसमें x नहीं है, ये वाला जो है भाई साहब इसमें x है लेकिन y नहीं है, इसमें y है लेकिन x नहीं है। सर ऐसे हम कैसे बयां करेंगे इसको 2 वेरिएबल में जब दूसरा वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है? देखो मुझे अगर किसी को दिखाना भी हो और ये भी बताना हो कि भैया तुम्हारा कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, तो वो मैं कैसे करूंगा, ये अब अपन थोड़ा सा सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बात समझना, गणित में हमारे पास एक नंबर होता है 0। 0 की महिमा ये है कि 0 अगर किसी में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको क्या बना देता है सर? उसको बना देता है 0। तो अगर मैं 0 में x मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 0। मैं 0 में y मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा सर? वो भी 0।
तो अगर मुझे कहीं पे इनको पिक्चर में लेके आना है, मतलब ये दिखाना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है कि भैया आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इक्वेशन पे, तो शायद मैं वहां पे जीरो का इस्तेमाल करूंगा। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है x इक्वल्स टू -5, तो यहां पे हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले को x इज इक्वल्स टू -5। मैं क्या करूंगा सर, मुझे y को तो लेके आना है ही, तो x को रखा मैंने एज इट इज, प्लस यहां पे मैंने अगर अच्छे से लिखूं तो 1x, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने, मैं जबरदस्ती y को लेके आया, लेकिन मेरी इक्वेशन का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने y को किससे मल्टीप्लाई करवाया, इसलिए मैंने y को मल्टीप्लाई करवाया 0 से। 0 से जब y मल्टीप्लाई हो गया तो उसका होना ना होना एक बराबर है, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन या फिर मेरी पूरी मैथमेटिक्स डिस्टर्ब नहीं हो रही है और आपका काम भी हो जा रहा है, दो वेरिएबल में चीजें दिख भी जा रही हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं। क्या किया मैंने सर, मैंने उसको बैठा भी दिया और उसके हाथ में कुछ शक्तियां भी नहीं, ये वैसा वाला हिसाब है। चलिए अब इसके बाद देख लो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे सर, सेकंड वाले को यहां पे अगर मैं देखूं तो वो है y इक्वल टू 2, तो मेरे पास x नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम यहाँ पे डॉट लगा के रिजेंबल कर रहे हैं, जिसका मतलब है 2, और प्लस 2 जो है वो इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा -2। ठीक है, फिर से ये डॉट नहीं है, इट इज अ साइन विच इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इट इज अ साइन यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाला देखो x है पर y नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे आएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस y नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे दो वेरिएबल चाहिए ही चाहिए तो मैं लिखूंगा 0 इंटू वाई। ठीक है, फिर लिखूंगा यहाँ पे मैं +3 की जगह -3 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट वाले को अगर मैं देखूं उसमें y है पर x नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सर, अगर x नहीं है तो मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x आ भी जाएगा और आकर कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो ना मेरा इक्वेशन डिस्टर्ब होगी ना कोई सॉल्यूशन डिस्टर्ब होगा और दो वेरिएबल लोगों को दिख भी जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो -2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, आपने क्या किया, आपने जो भी वेरिएबल उपलब्ध नहीं था उसमें 0 लगा के 0 से मल्टीप्लाई करके उसको उपलब्ध भी करा दिया और ये भी मेक श्योर कर दिया कि भैया उसके आने से या जाने से मेरा इक्वेशन यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, ये था हमारा एग्जाम्पल 2। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे 4.1 को स्टार्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले सवाल में दी गई समस्या को एज अ यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह से इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ हिंट दिया है, उसको हम कर देते हैं हाइड, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। हम लोग तो वैसे भी पढ़ के सवाल का जवाब देंगे अच्छे से, है ना, क्या बोलते हो? तो फिर हिंट का क्या ही फायदा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सवाल में पूछा क्या गया है, उस पर ज़रा हम चर्चा करते हैं। सवाल में सर जो चर्चा हो रही है हमारी वो ये हो रही है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखूं तो ये क्या होगा, देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, इसकी जगह हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन, गणित में इज इक्वल टू इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। अब देखो, अगर मेरे पास दोनों में से एक भी चीज पता होती तो मैं एक वेरिएबल का इस्तेमाल करता, लेकिन क्योंकि मेरे पास दोनों ही वेरिएबल उपलब्ध नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी है, तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, है ना।
बी एक्स एंड cost of पेन बी वाई। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट है x, पेन की कॉस्ट है y। अब अगर जहां पे मैंने इक्वेशन बनाई है वहां पे अगर मैं सिर्फ इसको लिख दूं ऐसा का ऐसा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी सर? नोटबुक की जगह आ जाएगा x और पेन की जगह आ जाएगा y। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब होता है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? किसको? कॉस्ट ऑफ पेन को। कॉस्ट ऑफ पेन हमने रखी है y, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, यानी आप कह सकते हो इक्वेशन क्या होगी आपकी? x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगी। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, आपको यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से सर। हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस केवल अच्छे से इसको खत्म करना था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दोनों ही केस में आपका यहां पे जवाब सेम है। ठीक है, ऑल गुड टू गो, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक्चुअली इक्वेशन ऐसी बनेगी पर आप उसको कन्वर्ट करके इस तरीके से एंड करोगे। चलिए गुड टू गो है सर, बिल्कुल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है आपको? इक्वेशंस को किस रूप में एक्सप्रेस करना है? आपके यहाँ पे आप कह सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर सबसे पहले वाले की बात करें, काफ़ी कुछ तो उसी में है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा? तो सर वो चेंज हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब हम में से कुछ लोग पता है क्या करेंगे? इस 9.35 बार को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि आपको 9.35 बार को सॉल्व करके फ्रैक्शन या किसी में लाना है। आप ऐसे ही चलने दो और इसी के हिसाब से लिख दो कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ए होगा अपना एक्स का कोएफिशिएंट, बी होगा वाई का, और सी हो जाएगा कांस्टेंट। बस इन तीनों की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा माइनस ऑफ 9.35 बार। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। और ये हमारा पहला वाला पार्ट समाप्त। इसके सेकेंड पार्ट में देखो, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ? देखो, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जो डेसिमल में, जो डिनोमिनेटर में है, उसको अपन उड़ा दें। ठीक है, पर वैसा करना कंपलसरी है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको जब लिखोगे तो x प्लस, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है तो ब्रैकेट के अंदर -1/5 y, ठीक है, प्लस -10 इज इक्वल टू 0 वाला अपना यहाँ पे पैटर्न हो सकता है, जहाँ पे आप अच्छे से ए बी सी की वैल्यू हाईलाइट कर पाओगे। तो ए बी और सी हमसे अगर कोई पूछेगा तो प्रोबेबली इजी होगा हमारे लिए। ए हमारा कितना हो जाएगा सर? ए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा ये पेन का कलर ही चेंज हो गया, बताओ। सब 1x होगा क्योंकि x आगे कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू में -1/5 आ जाएगा और c की वैल्यू में आ जाएगा -10। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। -1/5 क्यों? क्योंकि 5 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कुछ लोग इसको ऐसा भी करेंगे कि यह देखो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तब भी आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एनीवे आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ऐसे भी एक अप्रोच हो सकती है, और दूसरी अप्रोच के हिसाब से हमने जो नॉर्मली किया वैसे भी हो सकता है कि आप उसी इक्वेशन से बस ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 या अप्रोच 1, आप 1, और यहाँ पे अप्रोच 2। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट देखो इसका, -2x, तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए -2 को ब्रैकेट में डाल दिया, x प्लस 3y और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
और ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ए बी एंड सी मुझे पता लगाना है, क्योंकि मुझे सवाल में बोला गया है कि नहीं, जितना बोला उतना तो करेंगे भैया। तो ए की वैल्यू आई -2, बी की वैल्यू आई 3, सी की वैल्यू आई -6। अगर आपको लगता है कि आप साइन वगैरह में कंफ्यूज होते हो तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लो, आपका काफ़ी हद तक यहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए x = 3y, तो x यानी 1x -3y, जिसको आप प्लस इंटू -3y भी कह सकते हैं, +0 = 0। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी। तो सर यहाँ पे मैंने क्योंकि क्लियरली सब कुछ लिख दिया है तो ए बी सी की वैल्यू आसानी से हम निकाल लेंगे। पहला हो जाएगा x का कोएफिशिएंट a दैट इज 1, दूसरा y का दैट इज -3, c आपका कुछ है ही नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट देखिए 2x - 5y, तो ये हो जाएगा 2x + 5y + 0 = 0। फिर से ए बी सी की वैल्यू बता दो फटाफट, तो अपना सवाल हो जाएगा समाप्त। तो सर देखेंगे अगर हम यहाँ पे a होता है x का कोएफिशिएंट विच इज 2, b इज y कोएफिशिएंट दैट इज 5 एंड c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वैल्यू जो कि यहाँ पे है 0। 6 में देखो 3x + 2 = 0, देयर इज नो y, तो हमें यहाँ पे y को लाना पड़ेगा। तो हम कर देंगे 0 × y, जिससे वो आ भी जाएगा और मेरी इक्वेशन का बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा, है कि नहीं भाई। मेरा बस इतना रहता है कि भैया मेरी इक्वेशन का बैलेंस ना बिगाड़ना, बाकी जो करना है कर लो। तो जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया y को तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा, वो केवल वहाँ पे ऐसा वेरिएबल खड़ा है पर कुछ उसका असर नहीं होगा हमारी इक्वेशन पे। तो 302 ए बी सी की वैल्यू आई यहाँ पे हमारी इक्वेशन के लिए। क्लियर है ये? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। 7 क्वेश्चन में देखो x नहीं है केवल y है, तो यहाँ पे आप करोगे 0 × x + 1 × y। 0 × x करने से क्या हुआ, मेरी इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हुई और फिर भी उसमें x दिखने लग गया। दैट इज ऑल वी वांटेड। तो a, b एंड c की वैल्यू हमें पता लगानी है। चलो सर a होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 0, b होता है y का कोएफिशिएंट विच इज 1 और c यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू दैट इज -2। क्लियर है ये? बिल्कुल। चलो लास्ट वाला एक और देख लो। सर 8 है इसमें कि 9 है पता नहीं, देख लेते अपन। 5 = 2x है। अब टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि -2x + 0 × y + 5 = 0। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। 2x को यहाँ लेके आया, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है पॉजिटिव। सेकेंड तरीका ये हो जाए कि आप 5 को वहाँ ले जाओ, तो 0 = 2x - 5। अब अगर मैं चाहूँ तो इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x + y + -5 = 0। ठीक है, क्लियर है ये? तो a b c की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है ना। तो अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो a b c की वैल्यू अलग आएगी और उस वाली अप्रोच से करेंगे तो a b c की वैल्यू अलग आएगी। पर क्या उससे हमारा आंसर डिफर होगा? नहीं, आपके साइन जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करवा देंगे पूरा काम। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि मैथमेटिकली आप कुछ एरर ना करें, बाकी तो इनका ध्यान वो खुद ही रख लेंगे, बस आपने साइन सही यूज़ करना है। तो इसके हिसाब से -2, 0 × y इज 0 और ये हो जाएगा +5। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 हो जाएगा कितना पॉजिटिव, तो 2 y के साथ कुछ नहीं है ना, y तो था ही नहीं, तो आप यहाँ पे 0y लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 × y, तो यहाँ पे आ जाएगा b की जगह पे 0 और c की जगह पे -5। क्लियर है ये? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा शायद था ये कौन सा वाला 8th पार्ट था ना इसका, और शायद यहाँ पे एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अब अपन जो पढ़ने वाले नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आप ये जो लीनियर इक्वेशंस बना रहे हो, तो देखो समस्या खड़ी करना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना इंपॉर्टेंट है, जीवन में भी चाहे गणित में भी। ठीक है, तो अगर हम इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बता पाएंगे तो हमारी मैथमेटिक्स एक तरीके से आप कह रहे हो कि बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। ठीक है, आपने देखा है कि भैया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और सबका हर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स? एक वेरिएबल में है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा,
अब दो वेरिएबल में है अगर लीनियर इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सर एक वेरिएबल वाली का एक सॉल्यूशन है तो दो वेरिएबल वाली के दो सॉल्यूशन होंगे। ऐसा कोई अंधेरे में तीर चलाने का मेरा तो कोई मूड नहीं है। मैं किस टाइप का आदमी हूं कि हम सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। बिना सोचे समझे अंधेरे में तीर चलाने से कोई मतलब नहीं, गलत जगह लग जाएगा, है कि नहीं। तो बात समझना, देर आर टू वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में दो वेरिएबल है, ध्यान से सुनना भैया क्या कह रहे हैं हम, कि क्योंकि इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन मींस अ पेयर। सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एक पेयर हो जाएगा, किसका, एक्स और वाई का, पेयर ऑफ वैल्यूज, जहां पे एक होगा एक्स के लिए, दूसरा होगा वाई के लिए। तो यहां पे एक वैल्यू नहीं होगी जो कि सॉल्यूशन होगी, दो वैल्यूज होंगी, एक एक्स की दूसरी वाई की, विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ऐसी दो वैल्यू चाहिए मुझे ऐसा एक पेयर चाहिए, एक ऐसा सेट चाहिए, किसका, वैल्यूज का, जो कि मेरे एक्स और वाई में रखते ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मुझे x और y की, मुझे क्या करना है, मुझे x और y की ऐसी वैल्यू बतानी है जिनको इक्वेशन में रखते ही मेरी इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर आप यहां पे देखो, उन्होंने साफ साफ लिख के बताया है कि अगर आप x को रखते हो 3 और y को रखते हो 2, दोनों को साथ में, x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है आपको 3 और y की जगह पे रखना है आपको 2। चलिए रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 12। अब मैंने रख के देखा तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 करना है मुझे एंड 3 इंटू 2 करना है, तो ये आ जाएगा कितना सर, ये आएगा 6 प्लस 6 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 12। मतलब मेरी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब यहां पे जब आपने क्या किया, ये जो प्रोसेस था इसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो सब्स्टिट्यूट करना, यानी x की जगह 3 को रख देना, y की जगह 2 को रख देना। ये जो वर्ड है ये बहुत बार कहाँ यूज होता है, काफी सारे टीम स्पोर्ट में होता है, जहां पे एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट का मतलब है वेरिएबल की जगह कौन आ जाएगा, वेरिएबल की जगह आ जाएगा नंबर। ये क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सर, ठीक है। यहां पे आपको क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत हमें यह समझ में आया कि जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था, मतलब एक इक्वेशन से एक ही आंसर। यहां पे हम सोच रहे हैं कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उससे कितने आंसर निकलेंगे। क्या ये बात होगी कि भैया ऊपर वाले का एक वेरिएबल का एक आंसर था, यहाँ दो वेरिएबल है तो दो आंसर होंगे। अभी तक इस पे हम कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं। हम बस अभी तक क्या एक्सप्लोर कर पाए हैं कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, तो उसका सॉल्यूशन दिखेगा एज अ पेयर। कैसा दिखेगा, एज अ पेयर, जहां पे एक वैल्यू होगी x की, एक वैल्यू होगी y की, और इनकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी x और y की, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी x और y की वैल्यू हमने सोची है साथ में उनको रख के देखेंगे। अगर इक्वेशन हो जाती है सेटिस्फाई, अगर हमारा आंसर आ जाता है 0 या आंसर आ जाता है जो हमारी प्रेफर्ड वैल्यू है वो, तो हम क्या कहेंगे कि भैया इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहां पे अगर मैं x और y की वैल्यू रखूं तो मेरी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा 0, जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ गया मतलब इक्वेशन क्या है, मतलब इक्वेशन सही साठ है, सब कुछ ठीक है, तभी तो वो सॉल्व हो रही है, वरना वो सॉल्व ही नहीं होती। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने सॉल्व करके देखा तो x और y की जो वैल्यू प्रिस्क्राइब की गई थी उसको जब हमने रखा तो हमारा आंसर भी 12 आया, जो कि इक्वेशन का भी रिजल्ट था। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे सॉल्यूशन को एज अ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है सर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है ना कि पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है वही यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि क्योंकि निकालनी x और y की वैल्यू ही है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। ये कहाँ से आएगा, ये वो वैल्यू होगी x और y की जिन्होंने साथ में मिलके इक्वेशन को सॉल्व किया है, और इसको आप कहते हो अंग्रेजी की भाषा में ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक सही ऑर्डर में एक सही सीक्वेंस में लिखा गया पेयर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे हमारा x की वैल्यू थी 3, y की वैल्यू थी 2, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 3, 2। सिमिलरली अगर आप और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ऐसा पेयर और है जहां पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 4, वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो भी एक सॉल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन का। ठीक है, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, मैं और भी निकाल दूंगा। जैसे यहाँ पे 4, 0 है, अगर आप उसको सोचोगे तो एक आंसर होगा आपका 6, 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो ये हमने क्यों किया, ये ऑर्डर्ड पेयर वाली बात, क्योंकि देखो सॉल्यूशन को मैं लिखूं कि x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो प्रोबेबली थोड़ा समय लगेगा, पर अगर मैं ऐसे लिख के बता दूं तो व्यक्ति को कम पढ़ना पड़ेगा और उतने में ही वो पूरी हमारी कहानी वहां पे समझ जाएगा। ऑन द अदर हैंड 1,4 जो है, यहां पे देखो एक और एग्जांपल दिया, 1,4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि x की और y की एक एक वैल्यू लिख दी तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, यहां पे जो x और y की वैल्यू मिल रही है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन चेंज कर दी, मान लो आपकी इक्वेशन होती 2x + 3y = 14, तो ये शायद आपका सॉल्यूशन होता, पर अभी जो गिवन सेटअप है उसके हिसाब से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है इसके हिसाब से, ये जो वैल्यूज है ये 2x + 3y = 14 में फिट हो रही हैं, हमारे वाले में नहीं। ठीक है, नोट दैट 0,4 इज अ सॉल्यूशन बट नॉट 4,0। अब कल को आप बोल दो कि सर मेरी इच्छा है कि मैं x की जगह y की वैल्यू लिख दूं, y की जगह x की वैल्यू लिख दूं, तो उस केस में मान लो यहां पे आया 4,0, तो अगर 0,4 सॉल्यूशन है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 4,0 सॉल्यूशन होगा। 4,0 को जब आप रखोगे तो आपको इनफैक्ट समझ में आएगा कि ये भाई साहब तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, सही तरीके से जब आप x और y की वैल्यू लिखते हैं, जहां x है वहां x, जहां y है वहां y, वैसा लिखते हैं, तब जाके कहीं आपको आपका ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। और ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन में रखेंगे, पहले हम इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। अगर सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, ये हमारा आंसर है, या ये हमारा वन ऑफ द आंसर्स है। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सर। अब यहां पे देखो और क्या चीजें लिखी है, यू हैव सीन एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, आपने कम से कम 2 तो देख ही लिए हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन, 2 क्या बल्कि 3 देख ली, क्योंकि एक मैंने भी तो बताया, कौन सा वाला, ये 6,0, तो 2 दिए थे आपको वहां पे और एक 6,0 मैंने बता दिया। कैन यू फाइंड एनी अदर सॉल्यूशन, बिल्कुल सर, आपकी सहायता से हमने बताया कि 6,0 भी एक सॉल्यूशन है, वेरीफाई करके देख लो। चलिए, इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + 3y = 12। क्या बोला हमने, हमने कहा सर हमारा सॉल्यूशन है 6,0, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो पुट x = 6 एंड y = 0, और ये रखने पे हमारा जवाब क्या आएगा, तो सर यहाँ पे देखिए 2 × 6 + 3 × 0, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 + 0 शुड बी इक्वल टू 12, तो इसके हिसाब से भी 12 आना चाहिए, जो कि आया है, तो मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब हमने जो आंसर दिया 6,0 वो कहीं ना कहीं सही है। इनफैक्ट वी कैन गेट मेनी सॉल्यूशंस। अब यहां पे आई मेन बात, वी कैन गेट मेनी सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग वे। ऐसे ही आप अगर अप्लाई करते जाओगे अपना नॉलेज तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। पिक अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस। अब देखो सर ये तो आपने 2-3 बता दिए, और निकालने कैसे हैं, तो यहां पे देखो क्या करो, जैसे आपके पास 2 वेरिएबल हैं,
है ना, x और y, एक की वैल्यू अज्यूम कर लो, दूसरे की वैल्यू इक्वेशन बता देगी। एक की वैल्यू अज्यूम कर लो, ठीक है, एक की वैल्यू क्या कर लो, अज्यूम कर लो, दो वेरिएबल है, एक की वैल्यू अज्यूम कर लो कुछ भी, है ना, उसको आप रख दो इक्वेशन में, और फिर उसकी सहायता से निकाल लो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, इतना सा काम अगर आप कर पा रहे हो तो आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे सबसे पहले बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम कर लो, उसको फिर इक्वेशन में रख दो, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड वैल्यू निकाल जाएगी इक्वेशन की सहायता। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बोला ठीक है भैया आपने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए, मुझे और चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू पिक करी, मान लो x के लिए, जहां पे मैंने यहाँ पे बोल दिया से x इक्वल टू 2, तो मैंने x की वैल्यू 2 रख के 2 मान के उसको इक्वेशन में रख दिया। अब जब मैंने उसको इक्वेशन में रखा, जो वैल्यू मैंने अज्यूम की उसको, तो इस तरीके से हो गया मेरा इक्वेशन, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, 3y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/3। हमारी इस एक्टिविटी से, हमारी इस पिक अ वैल्यू वाले इनिशिएटिव से हम एक x के साथ y की वैल्यू बता पाए, मतलब हमारा ऑर्डर्ड पेयर वहां पे निकल गया। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आप, जरूरी नहीं है कि हर बार x के रखो, आप कभी कभी y की वैल्यू रख के भी अपना इक्वेशन का आंसर बता सकते हो। देखो यहाँ पे वही हुआ, जैसे आपने x की वैल्यू रखी 2, y की वैल्यू निकालने के लिए आपने सॉल्व किया, तो आपको मिल गया y इक्वल टू 8/3, तो आपका एक सोल्यूशन मिल गया 2,8/3। अगर मैं x की वैल्यू रख दूंगा -5, तो भी मुझे y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, तो मुझे मिल जाएगा एक और सॉल्यूशन, दैट इज -5,22/3 एंड सो ऑन। आपका आसमान पूरा खुला है, मतलब आप -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो, उनको रख के देख सकते हो, आपको आसानी से अपने सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है, तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधा है कि हम x की अलग अलग वैल्यू रखें, या फिर किसी एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रख के दूसरे वाले को पता लगा ले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके का जब आप इवेंट पूरा कर पाते हैं तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, लगाते जाओ x की वैल्यू, निकालते जाओ y की वैल्यू, या y की वैल्यू लगाते जाओ, x की वैल्यू निकालते जाओ, या थोड़ी x की लगाओ थोड़ी y की लगाओ, दूसरा वाला वेरिएबल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दोनों साथ में लगाओगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो एक सॉल्यूशन होगा, नहीं होगी सेटिस्फाई तो उसको हटा के कुछ और ट्राई करना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक वेरिएबल को रखा जाता है ताकि आपका इक्वेशन के हिसाब से ये आंसर आ जाए। भाई इक्वेशन कोई ठोक पीट के अपन बजा दे और वही बता दे कि क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो ये जो हमने पूरी सारी बातें करी, जरा इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है, आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने, कितने बताने हैं, 4 बताने हैं, वो भी डिफरेंट सॉल्यूशंस। आपकी इक्वेशन है x + 2y = 6। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं x और y के पेयर की वैल्यूज लेते जाऊं, उनको चेक करते जाऊं, जिसमें शायद मुझे समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि यार मैं खुद क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों ना मैं इक्वेशन से ही पूछ लूं कि बता तेरे सॉल्यूशन क्या है। वो बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तो बताना तो पड़ेगा, इक्वेशन का तो काम है। तो मैंने लिखा यहाँ पे देखो, पहला पुट x = 0। मैंने शुरू ही किया x = 0 से। जब मैंने x = 0 यहाँ पे बोला तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, तो ये हो गई सर 0 + 2y = 6, तो 2y = 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा देयरफॉर y = 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो कितनी मिली मुझे y की वैल्यू, मुझे y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 3। क्या इसमें कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया, बस इतना सा ही काम तो हमें करना था और तो कुछ खास करना था नहीं। ठीक है, चलो
अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा एक सॉल्यूशन क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा 0,3। क्लियर है ये? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब अगर आप यहाँ पे केवल उस माइंडसेट से आए हैं कि मुझे परफेक्ट नंबर्स ही चाहिए, तो फिर आप अगला नंबर 1 की जगह पे 2 रख के देख लो, है ना, क्योंकि इवन नंबर होगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। पर अगर आपका है कि भैया मुझे तो 4 सॉल्यूशन चाहिए, कैसे भी आए, क्या दिक्कत है, तो मैं सीधे लिख दूंगा यहाँ पे कि भैया एक काम करो, पुट x इक्वल टू 1। चाहिए होगा एक बार -1 रख दूंगा, एक बार चाहिए होगा +1 रख दूंगा। अब जब आपने रखा x इक्वल टू 1, क्या हुआ, x की जगह आ गया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो गणित के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 - 1, यानी 2y आया 5 के बराबर, तो y आ जाएगा 5/2 के बराबर। तो इसके हिसाब से मेरा दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा 1,5/2। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अब हम यहाँ पे 2 निकाल चुके हैं, 4 निकालने थे, 2 और यहाँ पे निकालेंगे। क्या करेंगे सर, वही जो अभी तक करते आए हैं, सेम प्रोसेस। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि हम कहाँ तक जाएंगे, हम चाहें तो यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू कितना बोल देंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 बोल देंगे। अब जब आपने x इक्वल टू 2 बोला तो इक्वेशन में क्या हुआ, x की जगह आ गया 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। 2y इज इक्वल्स टू 6 - 2 हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो y वुड बी इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या होगा, तो सर उस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 2,2। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। अब अगर यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ तो मैं क्या बोलूँगा सर, हम बोलेंगे काम कीजिए, आप यहाँ पे रख लीजिए 4th वाले में कि पुट x इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलिए भैया, एक बार +2 रख दिया, एक बार -2 रख देंगे, तो -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 6 + 2, माइनस प्लस था तो यहाँ जाके माइनस हो गया, माइनस था तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस। तो आपको मिलेगा 2y इक्वल्स टू 6 और 2 8, y इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे, या आप कह सकते हो सॉल्यूशन क्या आया यहाँ पे, तो सर वो आया -2,4। क्या आपको 4 अलग अलग सॉल्यूशंस मिल गए? बिल्कुल मिल गए सर। एक मिला 0,3, एक मिला 1,5/2, एक मिला 2,2 और एक मिला -2,4। ऐसे करके मैं 4 क्या 40 भी निकाल सकता हूं। सर क्या केवल हमेशा x की वैल्यू ही रखी जाएगी? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यूजुअली क्या करता हूं, गलती कम हो इसलिए एक ही पैटर्न को फॉलो करता हूं। जैसे x है तो x को ही रखते चले गए, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि कहां तक कैसे अपन जाएंगे और क्या अपनी अप्रोच रहेगी। तो कोशिश करो कि कोई एक वेरिएबल पकड़ लो, या तो x या तो y। अब क्योंकि यहाँ पे x में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना था, मुझे सिर्फ वैल्यू रखनी थी, वो मुझे इजी लगा तो मैंने वो रख दिया। ठीक है, गुड टू गो है बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। सेकेंड, अब यहाँ पे देखो रिमार्क, नोट दैट एन इजी वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन इज टू टेक x इक्वल टू 0। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 ले लो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये है कि अगर आपकी इक्वेशन थोड़ी मुश्किल है तो अगला y इक्वल टू 0 ले लो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से दोनों में से एक वेरिएबल को 0 लेने से आप एक को एलिमिनेट कर देते हो, है ना, और फिर केवल दूसरा वाला बचता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे इस वाले में भी अगर मुझे 5वां सॉल्यूशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूंगा पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। तो मेरा आंसर आया 6,0। ये क्लियर हो गया। तो एक आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपके पास समय कम है, आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 निकालने हैं आसानी से, तो एक रख दो x को 0, एक रख दो y को 0, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो फाइंड 2 सॉल्यूशंस। अब बोल ही 2 रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना काम आसानी से करने के लिए यही करूंगा भैया कि एक बार ले लो x इक्वल टू 0 और एक बार ले लो y इक्वल टू 0। हाँ, 4 बोलता तो मुझे और सोचने पड़ते। तो जैसे यहाँ पे बोला x इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया सर, 4 × 0
प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गए, देखोगे आप 3y इक्वल टू 12, तो आ गया y इज इक्वल्स टू कितना, 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा सॉल्यूशन कितना आ गया सर, x0 y4, तो ये हो जाएगा 0,4। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, अब आप बोलोगे कि पुट y इक्वल टू 0। अब जब आपने y इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। अब 3 इंटू 0 इज कितना सर, 3 इंटू 0 इज 0, तो 4x इज इक्वल टू 12 हो गया। x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे सर, x है आपका 3, y आया 0, तो आंसर आ गया 3,0। इज दिस क्लियर? अब जब दो सॉल्यूशन बोले हैं और इक्वेशंस थोड़ी सी खतरनाक हैं तो फिर मैं ये वाली अप्रोच रखूंगा, ये ज्यादा सेफ रहेगी, है कि नहीं। पिछले वाले में क्योंकि हमारी इक्वेशन इतनी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं थी, एक वेरिएबल हमारा तब बिना किसी नंबर को उसके था मल्टीप्लाइंग फैक्टर के, दूसरे वाले में भी कुछ ज्यादा खास डिवीजन था नहीं, तो हमने वैसे कर लिया। पर यहाँ पे बोले ही दो सॉल्यूशन है तो हम दो निकाल के दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड वाले में क्या करेंगे अपन, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 है, तो आप बोलोगे यहाँ पे सबसे पहले कि पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, तो सर यहाँ पे आप देखोगे कि 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, तो सर ये हो गया 0 प्लस 5y, कुल मिला के मतलब आगे 0, तो केवल 5y इक्वल टू 0 आ गया। और अगर आप सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा 0/5 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो एक मेरा सॉल्यूशन आया यहाँ पे 0,0। अब मैं नहीं कर सकता कि पुट y इक्वल टू 0, मतलब अब अगर आप एक तरीके से रट रहे हो तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू 0 रखोगे, और आपको यह भी समझ में आना चाहिए अब कि जब आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो इसी तरीके से सेम ही आंसर आएगा। लेकिन मुझे तो दो आंसर चाहिए, तो सेकंड आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, मान लो रखा मैंने पुट x इज इक्वल्स टू 5। ये क्यों किया मैंने, ताकि थोड़ी इक्वेशन मेरी अच्छे से सॉल्व हो। वैसे मैं 1 -1 4 कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भैया अगर मैं 5 रखूंगा तो शायद इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ इजी हो जाए। तो रखा आपने यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 5 इज 10, तो 10 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 5y वुड बी इक्वल टू -10। तो यहां से निकलेगी y की वैल्यू एज -10/5 दैट इज इक्वल टू 2 -2। ठीक है, तो दूसरा क्या आया मेरे पास, दूसरा आया यहाँ पे अगर आप देखोगे एज अ सॉल्यूशन, दूसरा आया यहाँ पे 5, -2 चाहिए तो यहाँ पे लिख दो। तो दूसरा सॉल्यूशन आया कितना, दूसरा सॉल्यूशन आया 5, -2। इज दिस मामला क्लियर? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं सर? जरा से भी नहीं, ये तो आसानी से कर लिया हमने। चलो एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, एक मैं ऐसे खींच देता हूँ, और यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं, और एक लाइन ऐसे में खींच देते हैं। चलिए, ताकि अपना पार्टीशन यहाँ पे ठीक से हो जाए, है ना, गुड टू गो। बिल्कुल सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में क्या करना है, जरा उसको भी देख लेते हैं सर। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, थर्ड वाले में आपका पुट, अब यहाँ पे x तो है ही नहीं तो क्या रखोगे, y रखोगे। तो आप बोलोगे पुट y इक्वल टू 0। अब जब आपने y को रखा 0 तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप y को यहाँ पे क्या रखोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर इसको तो हमें सीधे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ रख नहीं सकते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रखोगे कि भैया 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल टू -4, y की वैल्यू आएगी -4/3। क्लियर हो गई ये? बिल्कुल सर। लेकिन सर अगर हम इसको लेके चलें तो ये तो एक ही वेरिएबल में हो गई, तो हमारे दो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? तो उसकी ट्रिक समझो। होगा क्या, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4, राइट, है ना, इक्वल टू 0। अब एक बात समझना, y की वैल्यू आपने ढूंढ ली, बिल्कुल सर। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? सर x मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, और क्योंकि x 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है
तो x का वहां पे अस्तित्व नहीं है, इन सेंस कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं है जिससे वो इक्वेशन को डिस्टर्ब कर सके। तो मेरे लिए यहाँ पे x आप कह सकते हो कि एक प्लेग्राउंड है, मैं x की कुछ भी वैल्यू रख दूं वो इक्वेशन को हमेशा से क्या करेगा, सपोर्ट ही करेगा, है ना। मान लो रखा मैंने x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपने बोला पुट x इक्वल्स टू 1, क्या होगा उससे, सर उससे होगा यही कि ये हो जाएगा 0 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 0 इंटू 1 इज 0, आपकी इक्वेशन वापस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गई, तो y इक्वल टू माइनस 4/3 ही आएगा। आप x को रख दो 2, 3, 7, 8, 9, 10, -5, -100 कुछ भी रख दो, y की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3 आएगी। तो क्योंकि मुझे दो सॉल्यूशन देने ही देने हैं, मैं एक तो लिख दूंगा 1, -4/3 और सेकंड का दे दूंगा कुछ भी दे दो, -1, 2, 3 कुछ भी लिख दो, क्योंकि इन एनी केस फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो y की वैल्यू -4/3 ही आएगी, क्योंकि x का वहां पे एग्जिस्टेंस तो है लेकिन अस्तित्व नहीं है, मतलब उसके होने से या न होने से कुछ फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है। तो मैं ऐसे 1, 2 नहीं 10 या 50 भी दे दूंगा ना, मैं बस क्या करूंगा, x की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, y की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि x के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है ना, ये जो 0, ये उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। कि तुम कुछ भी रख लो, मैं तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हूं सॉरी, मेरा तो वहां पे कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे x और y का आपस में कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी है, पर वहां पे x का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे शुरू हो रही है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन। सर क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होते, बल्कि हमने तो पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन तो एक में होता तो हम कहते, पर यहाँ पे फिलहाल तो हम ये वाली बात पे एग्री नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली 2 सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे हम एग्री नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या कहोगे आप यहाँ पे कहोगे कि भैया इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि हमारा है ऑप्शन सी, और वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा क्यों होगा, y लिखा है तो क्योंकि सर इन इक्वेशंस में फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y टू बैलेंस इट आउट। x की हर वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, और y की हर वैल्यू के लिए एक x की वैल्यू है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि y की कोई वैल्यू ना हो जो कि इक्वेशन को बैलेंस आउट ना कर दे। तो मान लो कभी आप x को एकदम से बढ़ा दो, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए y अपने आप खुद को मैनेज करके बढ़ा घटाना जो भी होगा वो वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दो एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी होता है। अगर मुझे y की वैल्यू पता है तो मैं x के बारे में भी बोल सकता हूँ कि भैया x के केस में भी सेम होगा। गुड टू गो है, बिल्कुल सर। चलिए अब इसका सेकंड देखो क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए इक्वेशन दी है, इनके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। क्या करोगे सबसे पहले, सर सबसे पहले हम बोल देंगे यहाँ पे कि पुट x इज इक्वल्स टू या पुट y इक्वल टू 0। क्यों कर रहा हूं मैं आपकी बार y को चूज, क्योंकि y में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू रख के आंसर बताना है। तो चलिए काम आसान है आपका, आपने रखा y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, 2x आया इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आपको मिली 7/2। गुड टू गो, बिल्कुल सर। तो आपका पहला सॉल्यूशन आपको क्या मिला यहाँ पे, सर मुझे मिला 7/2, 0, 7/2
0। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि पार्टीशन करके हम सेकंड वाले पे कर सकें। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, गुड टू गो। बिल्कुल सर। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, क्या बोलोगे सर? पुट y इक्वल टू 1। ठीक है भैया, अब आपकी उसके लिए ये दो वैल्यू रखूंगा y की, फिर दो वैल्यू x की रख दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जब आपने बोला पुट y इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा सर? मुझे मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, प्लस 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 7 - 1, तो आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 6, तो x मिलेगा 6/2। नाउ 6/2 इज इक्वल टू 3, तो मेरे x की वैल्यू आ गई 3। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 3, कितना y की वैल्यू रखी थी 1, तो 3, 1। चलिए ये हमने दो वैल्यू निकाल दी। अब आ जाते हैं तीसरी वाली पे, उसमें क्या करना है जरा उसको भी देख लेते हैं। सर आपने कहा दो वैल्यू x की दो y की, तो पुट x इक्वल टू 0 लो। ठीक है, जैसे रखा आपने x इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 × 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। क्लियर है ये? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो आपने कहा 2 × 0 प्लस y इक्वल टू 7। नाउ 2 × 0 इज 0, तो यहाँ पे आपको मिलेगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 एज योर आंसर। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे लगाना है एक ब्रैकेट और लिखना है अपना सॉल्यूशन, दैट इज 0,7। चलिए लेट्स मूव टू लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में क्या होगा देखो, तो सर लास्ट पार्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैं बोलूँगा पुट, अरे तुम कहाँ आ गए भैया, सॉरी, चलो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देख लो ना, पहले कहीं पे 1 तो नहीं रखा है हमने x की वैल्यू, नहीं सर कहाँ? तो जैसे आपने रखा x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस y इक्वल टू 7। तो 2 × 1 इज 2, तो 2 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपका लास्ट जो एक यहाँ पे बनेगा चौथा वाला, वो हो जाएगा कितना? x इक्वल टू रखा है 1, y इक्वल टू 5। अब मैं आपको ईमानदारी से अगर बताऊं तो हम यूजुअली क्यों प्रेफर करते हैं एक ही वेरिएबल में चलना? क्योंकि सर उसमें अगर आपका रिपीटेशन हो रहा है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे बहुत बार मान लो आपने यहाँ पे x रखी कोई वैल्यू, सॉल्व करते करते y की वैल्यू आ गई और वही मैच हो रहा है किसी दूसरे आंसर से, क्योंकि वहां पे आपने y की वैल्यू पहले रखी थी। अगर आपको वो याद रहेगा तो ठीक, वरना वो जो 4 आपको निकालने कौन से यूनिक सोल्यूशन, वो शायद आप ना निकाल पाओ। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मेरा यहाँ पे किया हुआ सोल्यूशन आपके सोल्यूशन से मैच खाए। क्यों भैया? क्योंकि मैंने जो 4 वैल्यू ली है वेरिएबल की, आपने हो सकता है वो 4 न ली हो, आपने कोई दूसरी 4 ली हो। तो उस केस में, क्योंकि भैया होते तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, कुछ आपने रख लिए, कुछ मैंने रख लिए, कुछ अभी भी संसार में छूट गए, तो फिर तो सेम आने का सवाल ही दूर दूर तक पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में कह रहा है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। चलिए जैसी इक्वेशन है वैसा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले क्या करोगे सर, ये पाई को गायब ही कर देते हैं, तो आपने बोला पाई को गायब कर दो, तो पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आपने बोला x इक्वल टू 0 रखने का, तो होगा क्या यहाँ पे सर? होगा बहुत सिंपल सा काम, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 करने पे 0, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9। तो एक सॉल्यूशन जो यहाँ पे मुझे गर्मा गर्म मिल गया वो है 0,9। अब बाकी में मुझे पाई के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा, जितना पॉसिबल होगा उतना ही हम खेलेंगे, ज़्यादा इसमें कोई लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पता चला लोड लेते चले गए कि अरे सर हम तो बिल्कुल एकदम बढ़िया से करेंगे, तो आपने यहाँ पे रख दिया पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसमें क्या होगा सर? उसमें होगा ये कि पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी बार 1 प्लस वाई मुझे करना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखोगे पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू आएगी 9 माइनस पाई। अब ये तो नंबर ही है, पाई की वैल्यू आपको रखनी तो है नहीं कि भैया 3.14 रख के आप सॉल्व करो, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। तो आप केवल क्या करोगे, यहाँ पे अपना सॉल्यूशन बता दोगे कि भैया देखिए हमारा एक सॉल्यूशन आया 9 माइनस पाई, नहीं 1,9 माइनस पाई। ठीक है, ये हमारा y की वैल्यू आई और वो x की वैल्यू है, तो और ये हमारा पेयर बन गया।
1,9 माइनस पाई। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर। मूविंग अहेड, एक आध y की वैल्यू भी रख देते हैं। मान लो आपने y रखा 0, चलिए तो आपने बोला यहाँ पे कि पुट y इक्वल टू 0। अब जब आप y को रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, तो सर पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो पाई x वुड बी इक्वल टू 9, तो देयरफॉर x आ जाएगा यहाँ पे 9 डिवाइड बाय पाई। ये भी एक नंबर है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ लगाया हमने स्क्वायर ब्रैकेट, एक x की वैल्यू लिखी 9 अपॉन पाई कॉमा y की वैल्यू रखी 0, तो 9 अपॉन पाई कॉमा 0, ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। चलिए फोर्थ वाला और बता देते हैं। हमें निकालने कितने, 4 निकालने ना, तो भैया चारों बताएंगे हम। तो पुट x इक्वल्स टू पुट y इक्वल्स टू 1 कर दो। यहाँ पे y 1 कहीं पे आया है क्या, नहीं सर अब तक तो नहीं आया। जैसे ही बोला आपने y इक्वल टू 1, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा पाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो पाई x वुड बी 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8, तो देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 8 अपॉन पाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सर पिछले वाले में 9 अपॉन पाई आया था, इसमें 8 अपॉन पाई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉमा लगा के 0 की जगह पे 1। इज दिस क्लियर? क्या यही 4 सॉल्यूशन है? नहीं सर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। हमें जो 4 मिले हमने वो लिख दिए, आपको जो 4 मिलेंगे आप वो लिख देना। इस तरीके से कारवा चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो यहाँ पे देखो थर्ड है x इक्वल टू 4y, ये शायद सेकंड वाले का लास्ट है ना। चलो क्या करोगे, अब इसमें देखना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। अगर आप इसमें रख दोगे x इक्वल टू 0, या मान लो आपने रखा y इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक रख लो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक यहाँ पे सॉल्यूशन ये मिलेगा, x इक्वल्स टू 4 इंटू 0। तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0। तो अब जब मुझे 0,0 एज अ सॉल्यूशन मिल गया है, तो समझदारी ये कहती है कि मैं फिर से y की वैल्यू की जगह x की वैल्यू 0 रख के अपना टाइम वेस्ट ना करूं, क्योंकि उसमें फिर मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, है ना। और मुझे चाहिए 4 अलग अलग सॉल्यूशन, मैं सेम नहीं रख सकता। चलिए ठीक है भैया, y के बाद अब रख लो यहाँ पे 0 की जगह 1 रख दो, पुट y इक्वल्स टू 1। तो x कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ पे निकलेगा x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, क्योंकि y की जगह मुझे 1 रखना है, तो x आया इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब x आया 4 तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सर सॉल्यूशन हो जाएगा 4,1। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे x की वैल्यू भी रख सकता हूं, पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये बात है कि भैया y की वैल्यू रखने पे काम जल्दी और आसानी से हो रहा है, क्योंकि सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपने लिखा है यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू -1, लीजिए। अब मैं x की वैल्यू रखूं फिर 4 को डिवीजन में लाऊं तो मेरा ही समय वेस्ट होगा, जिसको करने के लिए मैं थोड़ा सा मतलब नहीं हूं राजी। ठीक है ना, तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, सर वो आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे -4, -1। इजी गोइंग है तो आप कोशिश करो इजी गोइंग प्रोसेस से चलो। अब मान लो आपने x की वैल्यू रखी तो क्या होगा, तो सर x की वैल्यू इक्वल्स टू 4y, तो मुझे फिर x की वैल्यू रखने पे 4 को डिवीजन में भेजना पड़ेगा, तब जाके y की वैल्यू मिलेगी, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें सिंपल है, पुट y इक्वल्स टू 2 लीजिए। जैसे आपने रखा आपका दिमाग वहीं से चलने लग गया कि x इक्वल्स टू आएगा 4 इंटू 2, आपको आंसर मिल गया भैया x इक्वल्स टू 8। तो आपका एक सॉल्यूशन और क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 8,2। बस 4 का टेबल ही तो पढ़ना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे करके आप करते जाओगे तो 4 क्या 40 सॉल्यूशन दे दोगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, क्या ये इकलौता सॉल्यूशन है, नहीं सर, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चलिए बहुत बढ़िया, गुड टू गो, यस सर, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, आपको चेक करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं तो मेरी इक्वेशन है यहाँ पे क्या, सर मेरी इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या चेक करना है मुझे, पहले वाले में देखो फर्स्ट वाले में बोला 0,2, तो फर्स्ट है 0,2, तो मैं इसके हिसाब से क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2। चलिए
क्या बोला आपने? आपने कहा x की वैल्यू रखो 0, y की वैल्यू रखो 2। चलिए रख के देखते हैं भैया, हमें जितनी गणित आती है उसके हिसाब से x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपने किया तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 4, बट टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 0 माइनस 4 वुड बी माइनस 4 विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो आपने यहाँ पे क्या कहा कि सिंस LHS is not equal to RHS, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको ये मना लिख के यहाँ पे लिख दो कि ये हमारा LHS है। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में रखा आपने। ठीक है, RHS आपका कितना है? मेरा RHS है, यहाँ पे आप देखोगे तो 0 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा इन दी एंड -4 के बराबर, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू -4। वहीं अगर मैं RHS की बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो इट इज कमिंग आउट एज 4, राइट, है ना। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और तब बोल सकते हैं कि भैया वो 0 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब हमारा काम यहाँ पे नहीं हो पाया। तो आपने बोला सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 0,2 इज नॉट a solution of equation कौन सी भैया इक्वेशन? सर इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलिए ये क्लियर है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि भैया नॉट है, ये नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, गुड टू गो। बिल्कुल सर, अगर आप ये नॉट वगैरह हाईलाइट नहीं करेंगे तो टीचर क्या बोलेगी? भैया क्या मतलब है कि नहीं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा। चलो सेकंड में देखो यहाँ पे 2,0 इक्वेशन क्या है आपकी? सर इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे आप देखोगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें आप क्या करोगे? सर इसमें हम सिंपल सी बात करेंगे भैया इसके हिसाब से कि पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सॉल्व करो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 रख के, तो सर ये हो जाएगा, देखोगे आप 2 माइनस 2 इंटू 0, ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? LHS की। 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। आपका RHS कितना है? सर मेरा RHS है 4। क्या दोनों बराबर आए? नहीं सर। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भैया LHS RHS बराबर नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपका जवाब होना चाहिए नो। चलिए अब इसमें देखो क्या करोगे आप? सर वही जो अब तक करते आए हैं कि हमारी इक्वेशन होगी, पहले हम वो लिख देंगे। तो इक्वेशन जो है हमारी वो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। चलिए अब आप क्या करोगे? सर सवाल के हिसाब से हम बोलेंगे कि पुट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल टू 0, पुट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से हम करेंगे हमारे LHS और RHS को सॉल्व। तो LHS जो है हमारा वो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। जो मेरा RHS है वो कितना है? सर RHS यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो तो 4 ही है। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भैया LHS इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू RHS। मेरा जवाब होना चाहिए कि येस इट इज अ सॉल्यूशन। तो पहले दोनों में तो नहीं था सॉल्यूशन, पर अभी फिलहाल जो हमने ये भैया वाला किया उसमें तो है भैया सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले दोनों में नहीं था पर अभी तो है। चलो बढ़िया बात हो गई, ये सॉल्व हो गया। बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति? बस एक बात का ध्यान रखना कि भैया आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करोगे, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमने, फिर सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे देखो √2 एंड 4√2। अब आपकी इक्वेशन क्या है? सर उसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y शुड बी इक्वल टू 4। क्या करोगे सर? जवाब जो सवाल दिया है वो रख देते हैं। तो भैया पुट क्या x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4√2। जितना गणित आता है जितने अच्छे से उतना आपको सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर देखिए x की जगह रखना है √2 माइनस
2 इंटू वाई की जगह आपको रखना है 4√2। ये मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ध्यान रखना भैया दोनों अलग अलग चलेंगे। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आगे √2 है, पीछे हो जाएगा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8√2। अब मैं 8√2 एंड √2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8 है, उसमें से 1 हटाना है तो बचेगा -7√2। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे तो क्या होगा सर, इसके बाद आप देखोगे जो मेरा RHS है वो तो 4 था और 4 ही रहेगा, दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे आप कहोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी यहाँ पे हमारा सोल्यूशन नहीं है भैया, तो नो लिख दोगे आप। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, अति उत्तम। अगला देख लो, यहाँ पे 1,1 है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे सर, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है भैया हमारी अब तक जो चल रही है x - 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या करोगे सर, जैसा बोला गया है, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा सर? इसकी वजह से आपका LHS थोड़ा सा सॉल्व होना शुरू होगा, तो आप बोलोगे 1 - 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -1। वहीं जो आपका RHS है वो जो था वही है, उसमें तो कुछ ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं है, 4 ही है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं सर, तो आपने लिखा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये नॉट अ सॉल्यूशन। नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलिए, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए, प्रोसेस वही था हमारे इन सारे पार्ट्स में, हमने इजीली उनको कर लिया, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई है ना। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, 2 नंबर का कह सकते हो आप, 2 या 3 नंबर का, कि आपको x और y की एक वैल्यू दी है, आपको k की वैल्यू पता लगानी है, और ये जो x और y की वैल्यू क्या है, ये हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है, यानी इनको रखते ही इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेटिस्फाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा भैया इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इज इक्वल्स टू k। सॉल्यूशन आपका क्या है ऑर्डर्ड पेयर में, तो लिखोगे सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। चलिए, तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप कहोगे कि फॉर k पुट x इक्वल्स टू 2 and y equals to 1 in the given equation, सोल्यूशन निकालने के लिए, क्या k की वैल्यू निकालने के लिए आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रख दीजिए हमारी दी गई इक्वेशन में, तो उसके हिसाब से हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 है ना, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1, और इसको सॉल्व करने पे मिलना चाहिए k, तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा 7 इज द वैल्यू ऑफ k। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 7 इज द वैल्यू ऑफ k, ये मेरा आंसर होना चाहिए। चलिए, गुड टू गो है, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, ये तो हमने आसानी से कर लिया, क्योंकि सॉल्यूशन था इसलिए हमारी वैल्यू रखते ही वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें पता है, तो इसलिए उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो हमारा फाइनल उत्तर बना। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम फिर से रख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, गुड टू गो, बिल्कुल सर। चलिए, चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, फटाफट इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल लर्निंग के लिए। तो इस चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स को पढ़ा जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आया कि हमारी इक्वेशन होती है जिसका फॉर्म होता है ax + by + c = 0, जहाँ पे जो a b c है आपके वो रियल नंबर्स होते हैं, और a और b ऐसे होते हैं कि दोनों मिलके 0 नहीं होते, दोनों में से एक हो सकता है, और इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो हमारे हैं x और y, उनकी डिग्री होती है 1, तो आपकी डिग्री अगर 1 है तो आप लीनियर कहलाते हैं। ठीक है, और 2 वेरिएबल है यहाँ पे देखो, जैसे x और y, इसलिए कहलाता है 2 वेरिएबल। ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। ठीक है, सो 2 वेरिएबल्स बैलेंस ईच अदर,
मतलब कि इक्वेशन को संभाल लेते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। मान लो x कभी बढ़ा दिया तो इक्वेशन में y भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे भी उनका बीच में रिलेशन बन रहा होगा वैसा। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो जो भी पॉइंट्स होंगे, जो कि ग्राफ वाला पार्ट आपके उसमें है नहीं, मोर ओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन पे क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो वो जो पॉइंट्स आते हैं उनसे आप जब एक ग्राफ बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कवर किया। चलिए, यहाँ पे होता है हमारा आज का सेशन समाप्त। और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, ये है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। और हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो हमें हमारा यहाँ पे इस ट्रस्ट वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए या ट्रस्ट वर्दी बनाती है। और साथ ही साथ उनके रिजल्ट्स के पीछे की हमारी जो मेहनत है वो यहाँ पे एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। मेहनत इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाती हैं, आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको डीपीपी शीट्स दी जाती हैं विद सॉल्यूशन वीडियोस, ताकि आप न सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बल्कि सॉल्यूशंस भी देखें और कैसे एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो अप्रोच करना है वो भी सीख जाएं। देन आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है ताकि आपकी कंप्लीट स्टडी हो सके और आप एक परफेक्ट स्टूडेंट की तरह न सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो भी सीख जाएं। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इजीली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे से रेगुलर जुड़े रहें और आपको पता रहे कि कब किस टीचर ने कौन सा लेक्चर अपलोड किया है, वो क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उपलब्ध है जिनसे आप डेफिनेट सक्सेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, ये छोटे छोटे आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए रोज़ नया कुछ पढ़ाएं, रोज़ नया कुछ आपके सामने प्रकट करें ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सकें और अच्छे से नॉलेज गेन भी कर सकें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें एंड अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखें। जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, बहुत सारी पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।